Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is mitochondria. What is mitochondria and features of mitochondria? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एंड फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। My name is Deepak Latter. I am going to explain to all this in video. Let's start the video. Our topic of discussion is mitochondria. Mitochondria is a organelle, आपको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? तो इसमें आंसर क्या होगा? नो, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में उन्हीं ऑर्गेनल्स को इंक्लूड किया गया था जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसी ऑर्गेनल के साथ कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन नहीं करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है। ये आ सकता है एग्जाम में, और ये आया हुआ है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ देखो, यहाँ पे सिंपली पहले इसके नाम दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे पहला नाम दिया हुआ है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल की एनर्जी बनती है, जो मैक्सिमम एनर्जी बनती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाई जाती है। और किस में बनती है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बनाई जाती है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तभी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी बना सकता है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें आंसर क्या जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है पावर हाउस क्यों है? सिंपली देखो, जैसे हमारे घरों में सप्लाई जो आती है वो नियर बाई पावर हाउस से आती है, वहीं पे स्टोर्ड रहती है एनर्जी या ट्रांसफर होकर आती है। तो वैसे सेल में अगर मेटाबॉलिक फंक्शन करवाते रहना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी कहाँ से आने वाली है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो होगा वही इसको एनर्जी को बना करके देगा। सेकंड देखो, नेम ऑफ अदर नेम क्या हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का? सेलुलर बैटरी। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर बैटरी, सेल की बैटरी। जैसे आपको पता है, जैसे घरों में बैटरी लगी होती है, तो बैटरी क्या करती है? एनर्जी को स्टोर कर सकती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हमें एनर्जी वहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। सेम उसी तरह से सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बना भी सकते हैं और बना करके एनर्जी को कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी सेल को जरूरत पड़ती है तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहती है एनर्जी के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है। तो इसलिए इसका नाम जो है सेलुलर बैटरी भी एक और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट है बेटा सेल फर्नेंस। सेल फर्नेंस, जैसे आपको पता है फर्नेंस में क्या करते हैं, अगर आप फर्नेंस में फ्यूल डालोगे और बर्न करोगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, और उसका आप यूज़ कर सकते हो फर्नेंस के अंदर जो फ्यूल बर्न कर रहा है हीटिंग के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए। सेम यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा कि बेटा अगर फूड जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो फूड, चाहे वो फैट हो चाहे वो प्रोटीन्स हो, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ करके उसे एनर्जी निकालने का काम करेगा और एनर्जी सेल को देगा। तो इसलिए सेल के लिए जो फर्नेंस का काम करते हैं वो क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल फर्नेंस। तो ये सारे नाम, तीनों नाम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी फॉर्मेशन की वजह से ही है। सेलुलर बैटरी है, एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है, बना भी सकता है, इसलिए इसको हम सेलुलर बैटरी कहते हैं। और तीसरा क्या है बेटा? सेल फर्नेंस, क्योंकि ये सेल को वहाँ पे ब्रेक डाउन करके या रेस्पिरेशन करके प्रोडक्ट्स का, रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट्स का तो एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सेल फर्नेंस। नेक्स्ट बेटा, इट इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बेसिस पे इसे कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये तो एक ऑर्गेनल है, आप सोचेंगे ऑर्गेनल है, इसको हम कैसे हम सेल कह रहे हैं? तो ये पॉइंट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन जो हुआ है, ये पहले कभी एक इंडिपेंडेंट सेल रहा होगा, इसलिए इसको हम सेल विद इन सेल कहते हैं। ये बाद में ऑर्गेनल बन गया है, तो पहले ओरिजिन के बेसिस पे जो है इसका जो है नाम सेल विद इन सेल कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सेल विद इन सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आपको ओरिजिन समझना पड़ेगा, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है बेटा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ये भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा एक और जो है क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। ये कैसे होता है ये मैंने पूरा अलग वीडियो में समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का मैंने वीडियो बना रखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो डिस्कवर्ड बाई एल्टमैन एंड फ्लेमिंग, दो साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, ऑब्जर्व किया था।
जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दी थी बेटा, सी बेंडा जो है साइंटिस्ट, उन्होंने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल टर्म है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर टर्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियन एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा होगा तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी बेंडा साइंटिस्ट ने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। एल्टमैन और फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो सिंपल पॉइंट है, ये आप जान सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है बेटा साइज, शेप और नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके फीचर्स में हम अब देखो साइज में अगर आप यहाँ पे देख पाए तो मैंने दो डायमेंशन दिखाए, एक लेंथ दिखाया है, एक डायमीटर दिखाया है। जो लेंथ होती है इसकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा, यही हमें याद करना है। तो लेंथ 1 to 4.1 के बीच में वेरी कर सकते हो सकता है किसी की 1.1 हो लेंथ, किसी की हो सकता है 1.9 हो सकता है किसी की लेंथ 2.3 हो सकता है किसी की लेंथ 3.8 हो। तो ये इस रेंज में ही भी आपको मिलने वाली है। और डायमीटर की रेंज क्या है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। किसी का डायमीटर जो है 0.3 हो, किसी का डायमीटर हो सकता है 0.7 हो सकता है किसी का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर हो। तो यूनिट याद रखनी है क्या है, माइक्रोमीटर में है। और एवरेज वैल्यू एनसीईआरटी में इसका दिया है 0.5 लिया है, तो हमने 0.2 से 1 का एवरेज दिया है तो 0.5 एवरेज वैल्यू लिया है। तो इसी रेंज में इसकी लेंथ और डायमीटर, और लेंथ का जो रेंज दिया है वो है 1 to 4.1 और जो डायमीटर है दैट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यूनिट याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे आप पजल हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर और दूसरी यूनिट्स लगा दिए होंगे तो वहाँ पे पजल हो जाओगे। माइक्रोमीटर है इसकी वैल्यू। अब देखो इसको देखने के लिए कौन सी डाई यूज की गई थी बेटा, जेनस ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी डाई यूज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टेन करने के लिए, दैट इज जेनस ग्रीन बी। तो जेनस ग्रीन बी यहाँ पे जो है डाई यूज की जाती है और इसकी डाई को यूज करके हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो कौन सी डाई यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जेनस ग्रीन बी। देखो आपको साइज समझ में आया, दो पैरामीटर होते हैं साइज में, एक तो लेंथ और दूसरा डायमीटर। लेंथ की वैल्यू क्या होगी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर और हमारे डायमीटर की वैल्यू क्या होगी 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज वैल्यू क्या होगी 0.5 माइक्रोमीटर। कौन सी डाई यूज करते हैं बेटा, जेनस ग्रीन बी डाई को यूज किया जाता है स्टेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। फिर साइज के बाद में आपको यहाँ पे देखो साइज में आपने एक चीज़ और भी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है इसमें, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब देखो ये स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे डबल मेम्ब्रेन कैसे मैंने जो है दिखाई हुई है। नेक्स्ट आता है शेप। शेप कैसा होता है, दो तरह के शेप कॉमन है, एक सिलेंड्रिकल या सॉसेज। तो सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप में मोस्ट कॉमनली आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। तो दो शेप्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है कि सिलेंड्रिकल, दूसरा क्या है सॉसेज शेप। तो आपको साइज समझ में आ गया होगा, शेप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, इसका नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये क्या होता है बेटा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका मतलब जो सेल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी ज़्यादा करती है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और हो सकता है उसका नंबर भी उतना ही ज़्यादा हो। तो इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस जहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। तो जनरली अगर आप देखें तो इसका नंबर यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो है 1000 से लेकर के या उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो एवरेज वैल्यू दिया है 1000 या उससे ज़्यादा 1600 तक दिया हुआ है। हमारी सेल्स के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हो सकता है और ये नंबर बढ़ सकता है। अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल बढ़ेगी तो वहाँ पे नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। जैसे किसी एनिमल में देखा गया कि कैओस एक एनिमल है जिसमें 5 lakhs पर सेल जो है इसका नंबर देखा गया है। तो 5 lakhs पर सेल, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा होगी एनर्जी बनाने की, इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिला है। और सबसे ज़्यादा किस में मिले हैं मैक्सिमम नंबर कहाँ मिला है बेटा, फ्लाइंग मसल ऑफ बर्ड्स। ये आपने एग्जांपल सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेशन करके आ जाते हैं। जब विंटर होती है, जो रशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर उस साइड में अगर विंटर आती है तो हार्श विंटर होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मर सकते हैं। तो वो इस वहाँ प्लेस को छोड़ करके अपने दूसरे एरिया में आ जाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। तो वो बर्ड्स जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जर्नी को तय करते हैं। अब उनको ट्रेवल करने के लिए इतनी थाउजेंड्स किलोमीटर के लिए बेटा एनर्जी भी उतनी ज़्यादा चाहिए। इसलिए बर्ड्स जो हैं जब ट्रैवल करते हैं तो उनको मैक्सिमम एनर्जी बनानी पड़ती है और उड़ते रहना पड़ता है, फ्लाई करते रहना पड़ता है। तो इसलिए उनकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मैक्सिमम देखा गया है, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक
एक ही गो में, एक ही बार में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे देखा गया है बेटा, फ्लाइंग मसल ऑफ बर्ड्स। सो बर्ड्स इसलिए माइग्रेशन करके हमारे कंट्री में पहुंच पाते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, हमारे इंडिया में कहाँ पर आते हैं। आपने अगर इसके बारे में सुना है तो आप मुझे बता पाएंगे। अदरवाइज़ ये हमारे जो है इकोलॉजी के चैप्टर्स में आता भी है, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक टर्म दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम। क्या है? कॉन्ड्रियोम। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। तो मान लो एक सेल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है तो उन सबको एक साथ क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रियोम। कि 1000 माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक टर्म क्या दे दिया? कॉन्ड्रियोम। तो कॉन्ड्रियोम क्या टर्म है बेटा? टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्ड्रियोम। सिंपल सा वर्ड है। कॉन्ड्रियोम क्या है? टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम। देखो हमने यहाँ पे नंबर पे सिंपल सा समझा कि इट डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो आप यहाँ से समझ जाओगे इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितने ज़्यादा होंगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे नंबर दे रखा है, एवरेज नंबर जो है हमारी सेल्स में 1000 के आसपास होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। और मैक्सिमम नंबर कहाँ पे देखा बेटा? हमने फ्लाइंग मसल ऑफ बर्ड्स में देखा। तो इस वीडियो में बेटा हमने सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा है, माइटोकॉन्ड्रिया के नेम्स के बारे में पढ़ा है, साथ में हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में देखा, फिर साइज, शेप और नंबर के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।